नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके क्विज सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज हम हमारी जो क्विज चलती है टेलीग्राम पर, उसकी क्विज नंबर 22, क्विज नंबर 23 और क्विज नंबर 24 के डिटेल सॉल्यूशन को यहाँ पे जानेंगे और जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की हमारी 8वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, जो हमारा मेन चैनल है टेलीग्राम का जीके ट्रैकर के नाम से, वहाँ पर आपको एक क्विज़ देखने को मिलती है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसी क्विज़ के डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ पे कवर करते हैं। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन, इसके बारे में कहा जाता है कि यह आंदोलन 1919 से लेकर 1924 के मध्य में चला था और इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्व अली बंधुओं के द्वारा किया गया। अली बंधुओं में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली शामिल थे, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई इसमें शामिल थे। इन्हीं को कहा जाता है अली बंधु। ठीक है, अब यह आंदोलन हुआ क्यों था, क्या था? तो देखिए, पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था तो ब्रिटेन ने तुर्की को हरा दिया था। तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य उस समय चलता था, उसको हरा दिया। तुर्की का जो सुल्तान था, जिसे मुस्लिम जगत का खलीफा माना जाता था, यानी उनका सर्वोच्च धर्माधिकारी, उसके पद को और उसके अधिकारों को खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। इसी के विरोध में और खलीफा के अधिकार उनको वापस दिए जाएं, उसको पुनः स्थापित किया जाए खलीफा के पद को। इसके लिए हर जगह पर आंदोलन चलने लगे। भारत में 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? जो खलीफा का वहां पर अपमान किया गया, उनके अधिकारों में कटौती की गई, उनके पद को खत्म किया गया, वो बहाल हो, वापस से पद को प्रतिष्ठापित किया जाए। और ये काम किसने किया था? ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी किसने बनाई, जिसने आगे पूरा खिलाफत आंदोलन चलाया? अली बंधुओं ने चलाई। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, अली बंधुओं के अलावा इसमें हसरत मोहानी शामिल थे, हकीम अजमल खान शामिल थे, अबुल कलाम आज़ाद शामिल थे, मुख्तार अहमद अंसारी भी इसमें शामिल थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने भी समर्थन दिया था, इसको भी याद करना। ठीक है, और इसको हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐतिहासिक अवसर उन्होंने माना था। ठीक है, 1919 में नवंबर में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित होता है, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था, इसको भी याद करना। 1919 में ये सब शुरू हुआ था। अगस्त 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, जो इसी के साथ वे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो खिलाफत आंदोलन था समाप्त होता है 1924 में, जब जो तुर्की का राष्ट्रपति था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो खलीफा के पद को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर देता है, जिसके बाद ये उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी कि अब अंग्रेज कुछ वहां पर कर पाएंगे। तो ये भारत में फिर आंदोलन खुद ही खत्म हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो जो है, यह लास्ट इन फर्स्ट आउट का शॉर्ट रूप है। इसका पूर्ण रूप क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इसका सिंपल सा अर्थ है कि डेटा प्रोसेस जब आप करेंगे या डेटा को स्टोरेज आप जब करेंगे, तो जो भी चीज़ आप सबसे लास्ट में दर्ज करेंगे वो सबसे पहले बाहर आप प्राप्त कर सकते हो। जो भी डेटा आपने सबसे लास्ट में एंटर किया होगा, जब आप उस डेटा को वापस पाना चाहोगे तो आप सबसे पहले वही डेटा पाओगे जो आपने सबसे लास्ट में दिया। तो लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट का सिद्धांत, या लास्ट इन फर्स्ट आउट का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म है। ठीक है, जो अंत में आया है वह पहले जाएगा। इसका उल्टा होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है इन फुल फॉर्मों को, लीफो को, फीफो को, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं। ठीक है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया था? तो देखिए, भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन, यानी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन, ES इसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन। इसे पहली बार 1967 में बनाया गया था। कहां पे? इसे अहमदाबाद में बनाया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा।
इसकी स्थापना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका इसकी स्थापना में थी। इसको भी याद करना है, ठीक है। यह जो संस्था बनी थी 1967 में, बाद में चलकर यही संस्था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, जो आज भी अहमदाबाद में स्थित है, इसके रूप में विकसित हुई, ठीक है। अगला, निम्न में से सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो औपनिवेशिक शासन यानी कि सबसे पहले जो विदेशी नियंत्रण स्थापित हुआ वो कहाँ हुआ? तो इन सभी जगहों में सबसे पहले विदेशी शासन शुरू होता है बंगाल के अंदर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा लेती है और बंगाल के अंदर अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है, ठीक है। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की संधि होती है और कंपनी जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला इलाका है वहां पर दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लेती है। दीवानी अधिकार यानी राजस्व वसूलना, टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। ये सब होता है बंगाल के इलाके में। तो भारत में औपनिवेशिक शासन बंगाल से शुरू हुआ था, ठीक है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। जो चेन्नई है हमारा, ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर के रूप में माना जाता है। इसका संचालन आधिकारिक रूप से कहा जाता है 1881 में शुरू हुआ था। हालांकि व्यापार काफ़ी पहले से यहाँ पे चलता था, लेकिन ऑफिशियली 1881 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें, आपसे सवाल आता है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। क्वेश्चन आता है भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह, तो वो एमनोर बंदरगाह या जिसे कामराज बंदरगाह भी कहते हैं जो तमिलनाडु में है, वो भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो मुंबई बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा ज्वारिया बंदरगाह, टाइडल पोर्ट की अगर बात करेगा, वो गुजरात का कांगला पोर्ट है, जिसे आज हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो देखिए, इनमें से कौन सी खदान है जो यूरेनियम के लिए फेमस है और दुनिया की बड़ी खदानों में इसका नाम आता है? ये खदान है तुमलापल्ले खदान। जो तुमलापल्ले खदान है ये पड़ती है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से इसे एक माना जाता है। अगर हम बाकी खदानों की बात करें, जैसे जादूगोड़ा यहाँ पे दी गई है, ये झारखंड में है और यूरेनियम के लिए भी काफ़ी फेमस है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं या उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुमलापल्ले, ठीक है। भारत की पहली व्यावसायिक यूरेनियम खदान माना जाता है जादूगोड़ा को, ठीक है। ये झारखंड में पड़ती है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट खदानों को आपने याद करना, इन दोनों के बारे में सवाल बनता है। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका सम्राट राजराज प्रथम ने निर्माण करवाया था? तो देखिए, तंजावुर के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो चोल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया। मंदिर का नाम है बृहदीश्वर मंदिर। अब इसका निर्माण करवाया है राजराज प्रथम ने। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखना, उन्हीं के नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, ठीक है। यह मंदिर माना जाता है कि 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के दौरान इसे करवाया गया था। यह एक प्रसिद्ध जो बृहदीश्वर मंदिर है, ये एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, ठीक है। पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ दुनिया का पहला और एकमात्र मंदिर इसे माना जाता है। 1987 में यूनेस्को की महान जीवंत चोल मंदिर के तहत इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब? 1987 में। पूरी तरीके से ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ दुनिया का पहला और एकमात्र मंदिर इसे माना जाता है, ठीक है। चोल काल के कुछ और इंपॉर्टेंट मंदिर जिनके बारे में पूछा जाता है। तंजावुर मंदिर की बात करें तो यह तमिलनाडु में पड़ता है, इसको भी याद करना, ठीक है। चोल काल में एक और इंपॉर्टेंट मंदिर है गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर, जिसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था, ठीक है। अगला, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। यूएन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था जिसे 1994 में आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया गया।
कौन सा था? महासभा आज भी काम करती है, सुरक्षा परिषद आज भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आज भी है, न्यास परिषद आज नहीं है। इसे 1994 में 1 नवंबर के दिन औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया था। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, न्यास परिषद थी, बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो ऐसे इलाके हैं जो अभी आज़ाद नहीं हो पाए हैं, या ऐसे इलाके जहां पर अभी कोई शासन स्थापित नहीं हो पाया है, वहां का शासन अच्छे तरीके से चल सके, उसको कंट्रोल करना, उसको तब तक हैंडल करना जब तक वहां के लोग अपना शासन खुद से ना संभाल लें। न्यास परिषद। तो वह ये कि 1994 में एक देश था पलाऊ। पलाऊ भी यूएन के अधिकार क्षेत्र में पड़ता था, वहां का शासन ये परिषद चलाती थी। 1994 में पलाऊ देश को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई। अब इस न्यास परिषद के अंतर्गत कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया जहां के शासन चलाएंगे। तो अंततः नवंबर 1994 में इस परिषद को ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब इसका सारे काम पूरे हो चुके थे। यूएन के अधिकार में जो जो इलाके थे जहां पर कोई सरकार नहीं थी, या जहां पे आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, या जहां पे शासन को लेकर दिक्कत थी, वो सारे शॉर्ट आउट हो चुके थे। ये जो न्यास परिषद होती थी, बेसिकली इसे 1945 में बनाया गया था, और 11 ऐसे क्षेत्र थे उस समय जहां के शासन को चलाने के लिए ये परिषद बनी थी। इसमें 5 जो सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, वो इसमें शामिल थे। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में था। ठीक है, हालांकि अब ये खत्म हो चुकी है। यूएन के इंपॉर्टेंट अंगों की बात करें, जिसमें एक है महासभा। इसके बारे में सवाल आता है। यूएन विश्व की संसद कहलाने वाली संस्था है। जो महासभा है यूएन की, इसे दुनिया की संसद कहते हैं। दूसरा अंग है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था। इसमें टोटल 5 स्थायी सदस्य और 10 टेम्पररी सदस्य होते हैं, जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। तीसरा इसके अंदर आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के मामले में देशों में सहयोग बढ़ाना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो नेदरलैंड्स के द हेग में है। 5वां इसका सचिवालय, जिसका प्रमुख होता है महासचिव। और इसके बाद आती है न्यास परिषद, 6वां अंग, जो वर्तमान में निलंबित हो चुका है। तो वर्तमान में 5 ही काम करते हैं, 6वां बंद कर दिया गया है। ठीक है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है हमारी, ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है। मीठे पानी की झील है कोलेरू झील, मीठे पानी की भारत की बड़ी झीलों में से एक इसे माना जाता है। जो कोलेरू झील है, यह एक रामसर स्थल भी है। 2002 में इसे रामसर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो देखिए, ताजमहल का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू होता है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, उनके मकबरे के रूप में। मुमताज महल की मृत्यु होती है 1631 में। 1632 में ताजमहल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। मुख्य मकबरे का जो निर्माण हुआ वो 1643 से 48 तक बन गया था, लेकिन ऑफिशियल तौर पे पूरा का पूरा ताजमहल 1652-53 तक बनकर तैयार हुआ, यानी लगभग 20 साल इसको बनने में लगे थे। इसका मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसका मुख्य वास्तुकार था। इसके निर्माण में राजस्थान के मकराना से लाया हुआ सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसे 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें से एक माना जाता है ताजमहल। ठीक है। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में पहला शिखर सम्मेलन शार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। कहां पे? तो देखिए, 1985 में पहला शिखर सम्मेलन होता है दक्षिण एशियाई नेताओं का, यानी सार्क के नेताओं का। यहीं पर शार्क चार्टर पे हस्ताक्षर होते हैं, और ये पहला सम्मेलन होता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में होती है। यहीं पर इसका पहला शिखर सम्मेलन होता है इसी समय, और यहीं पर शार्क चार्टर के ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है। हर साल 8 दिसंबर को शार्क चार्टर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सार्क की औपचारिक स्थापना होती है। सार्क के टोटल सदस्यों की अगर हम बात करें, वर्तमान में 8 सदस्य इसमें शामिल हैं। शुरुआत में 7 देश थे, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल थे। 8वें सदस्य के रूप में 2007 में अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया।
सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। पहला सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था, दूसरा शिखर सम्मेलन जो था वो बेंगलुरु में हुआ था हमारे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? तो भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट जो आया था ये 1955 में आया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। 1955 के इस नागरिकता अधिनियम के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके इसमें बताए गए थे। पहला जन्म से, दूसरा वंश अनुगत या रक्त संबंध से, तीसरा रजिस्ट्रेशन से, चौथा प्राकृतिक रूप से, पांचवा क्षेत्र समाविष्ट करने पर। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके यहाँ पे बताए गए थे। इस एक्ट में संशोधन कई बार हुए हैं। 1955 में पहली बार आया, फिर 86 में संशोधन हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ और लेटेस्ट जो संशोधन हुआ जो 2019 में हुआ, जिसे हम CAA के नाम से जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो इसी में संशोधन था, ठीक है। अगला, मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे? तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, यानी कि जो आज का ईरान इराक का इलाका है, वहाँ के लोग चिकनी मिट्टी से बनी जो तख्तियाँ होती थी उन पर लिखते थे, यानी कि क्ले, चिकनी मिट्टी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। बेसिकली वे गीली चिकनी मिट्टी से पट्टियाँ या तख्तियाँ बनाते थे और फिर उनके ऊपर वो लिखते थे, ठीक है। जो मेसोपोटामिया की लिपि होती थी या लेखन की शैली होती थी, इसको कहा जाता था क्यूनीफॉर्म। इसको भी याद करना, इनकी लेखन लिपि को क्यूनीफॉर्म कहते थे या कीलाक्षर कहते थे, क्योंकि नुकीली छपाई यहाँ पर ये करते थे। तो कीलाक्षर भी इनको कहते थे। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणालियों में से ये एक मानी जाती है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौलीगंगा नदी के निकट स्थित है? कौन सा माउंटेन है जो धौलीगंगा रिवर के नज़दीक है? ये है हमारा नंदा देवी शिखर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। धौलीगंगा उत्तराखंड से ही आती है, यहीं पर स्थित है, चमोली में ही हमारा नंदा देवी पर्वत, यहीं स्थित है धौलीगंगा का उद्गम। यही धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में जाके अलकनंदा के साथ जाके संगम कर लेती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर देखने को मिलेगा? तो देखिए, तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जो है तिब्बती का, जिसे आधिकारिक रूप से कहा जाता है नाम द्रोलिंग मठ। आप जानते हैं बौद्ध धर्म के कई सारे मठ अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। ऐसे ही एक है नाम द्रोलिंग मठ, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। और ये आपके कहाँ मिलेगा? आपको ये कर्नाटक में मिलेगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है नाम द्रोलिंग मठ। यहाँ पर डायरेक्ट नाम नहीं दिया गया, पूछा गया आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर कहां पर मिलेगा, तो आपने कहना है तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर नाम द्रोलिंग मठ को कहते हैं, जो कि कर्नाटक में है। आप सीधा उसी पर टिक करेंगे, ठीक है। जो सिक्किम में यहां पर कौन सा मठ है? यहां पर रूमटेक मठ और पेमांग गत्से मठ शामिल हैं, यहां पर स्थित हैं, ठीक है। नामग्याल मठ ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। मिंड्रोलिंग मठ के बारे में पूछा जाता है, वो उत्तराखंड में पड़ता है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में होती है? तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजाओं के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का जो सबसे महान राजा माना जाता है धर्मपाल, इसके द्वारा की जाती है। लगभग 770 से 810 ईस्वी का इसका शासनकाल था, इसी मध्य में ये करता है, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। जबकि नालंदा का जो संस्थापक माना जाता है वह मूल रूप से गुप्त राजा कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, लेकिन ये भी अपने चरम पे कब पहुंचा? पाल राजाओं के काल में। यहाँ पर आपने क्योंकि गुप्तों का नाम नहीं दिया है, तो दोनों को आपने किसके साथ जोड़कर देखना है? पाल राजाओं के साथ, क्योंकि पाल राजाओं ने इनको संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया था, ठीक है। विक्रमशिला तो पालों ने ही बनाई थी, नालंदा को भी बढ़ावा देने का काम किसने किया? पालों ने। हालांकि अगर पर्टिकुलर पूछेगा नालंदा किसने बनाई, तो कुमारगुप्त प्रथम का नाम आपने याद रखना है। बरमूडा द्वीप कहां पर स्थित है? जो बरमूडा देश है या बरमूडा द्वीप है हमारा, यह किस सागर में स्थित है? तो बरमूडा पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ता है बरमूडा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो बरमूडा है ये किसकी एक अधिकार क्षेत्र में आता है? वैसे तो एक देश है, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र में आता है ब्रिटेन के, एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत इसे माना जाता है, ठीक है।
बरमूडा की राजधानी जो या हैमिल्टन है, इसको भी याद करना। बरमूडा को लेकर के, अमेरिका के फ्लोरिडा को लेकर के और जो प्यूर्टो रिको है, इसको मिलाकर के एक ट्रायंगल बनता है जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। किन किन 3 बिंदुओं से मिलकर बनता है? एक तरफ इसका बरमूडा है, दूसरी तरफ अमेरिका का फ्लोरिडा है और तीसरी तरफ प्यूर्टो रिको। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा बरमूडा कहाँ है, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। किसने भारतीय उपमहाद्वीप में मापन योग्य विकास सूचक के रूप में गरीबों के संप्रत्यय का निरूपण किया था? तो देखिए, किसने भारतीय उपमहाद्वीप में मापन योग्य विकास सूचक के रूप में गरीबी के संप्रत्यय का निरूपण किया, यानी गरीबी को मापने के लिए एक मापन योग्य विकास सूचक के रूप में उन्होंने इसको स्थापित किया। ये काम किया था सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने मापन योग्य विकास सूचक के रूप में गरीबी की अवधारणा को मापने का काम किया था या उसको स्थापित किया था। ठीक है, क्वेश्चन आता भी है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की संकल्पना या उसका आकलन का प्रयास किसने किया? एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा प्रयास किया। सब में दादाभाई नौरोजी आपने याद रखने हैं। इनकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में यह सिद्धांत आता है इसी पुस्तक के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले हमारे देश में इन्होंने लगाया 1867-68 के दौरान। इन्होंने बताया उस समय जो प्रति व्यक्ति आय थी हमारे देश की वो 20 रुपए थी। ठीक है, जो दादाभाई नौरोजी है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस एक वर्ष में यूरोप और भारत के बीच पहला टेलीग्राफ संबंध स्थापित किया गया? यानी इंडिया और यूरोप के मध्य में पहली बार टेलीग्राफ लाइन जो थी ये कब स्थापित की गई? पहली बार कब ये संबंध बने? तो पहली बार भारत और यूरोप के बीच में जो टेलीग्राफ कनेक्शन हुआ था ये 1865 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 1865 में बेसिकली टेलीग्राफ जो कम्युनिकेशन था इसको शुरू कर दिया जाता है भारत और यूरोप के मध्य में। ठीक है, पहली बार लंदन और भारत के बीच में जो एक टेलीग्राफ मैसेज भेजा गया था वो मार्च 1865 में भेजा गया था। तो पहला संदेश भी इसी साल हुआ था और ये स्थापित कब हुआ है? 1865 में। काम काफ़ी पहले से चल रहा था। 1854 में भारत में टेलीग्राफ सेवा खोली गई यहाँ के लोकल लोगों के लिए। 65 में पहली बार हुआ कि भारत की टेलीग्राफ सेवा को लंदन की टेलीग्राफ से जोड़ दिया गया और पहला संदेश जो भारत और लंदन के बीच में हुआ वो भी 65 में हुआ। ठीक है, अगला, हम्पी के भग्न अवशेषों के ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो देखिए, एक सवाल आपने कई बार देखा होगा पेपर में कि विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं या विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आप कहते हैं हम्पी में। ठीक है, हम्पी को फेमस करने का श्रेय या हम्पी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी हम्पी, कर्नाटक में पड़ती है। 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक इंजीनियर था, सर्वेक्षक था मैकेंजी, वो पहली बार इस जगह को दुनिया के सामने लाता है। ठीक है, हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। 1986 में यह इस सूची में शामिल हुआ था। हम्पी इसलिए महत्व है क्योंकि यह विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी थी और विजयनगर साम्राज्य उस समय दक्षिण भारत का काफ़ी फेमस साम्राज्य था, अपनी सिस्टम के लिए, अपनी प्रणालियों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, भारत में 50 रुपए का जो नोट है उसके पीछे की तरफ अगर आप तस्वीर देखेंगे हम्पी के पत्थर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, पत्थरों का रथ जो हम्पी से मिला था। ठीक है, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण या संघ को पहचानिए। तो महाजनपद थे भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। उनमें से गण यानी गणतंत्र वाले महाजनपद 2 जनपद ऐसे थे जहां पे गणतंत्र थे। एक हमारा था वज्जी और दूसरा था हमारा मल्ल। तो मल्ल तो दिया नहीं है, वज्जी काफी फेमस था, लिच्छवियों का प्रमुख रूप से यहाँ पे शासन था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, वज्जी महासंघ था या वज्जी महाजनपद था, इसकी राजधानी वैशाली में थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, कुछ दिन पहले ही हमने इसके बारे में बात करी थी कि वैशाली को या वज्जी को जीतने वाला मगध का राजा कौन था और किसकी मदद से उसने मगध को वज्जी को जीता था। माउंट थुलियार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, यह कहाँ पर है? तो देखिए, माउंट थुलियार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ये कौन सी द्वीप पर है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे पड़ता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा।
लगभग 642 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और ये ग्रेट निकोबार, ये खासकर जो पूरा निकोबार आइलैंड है, जो कई सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें ग्रेट निकोबार है, कार निकोबार है, इनका सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है माउंट थुलियर को। किसकी? निकोबार आइलैंड की। जो अंडमान निकोबार है, ये 2 द्वीप समूह से मिलकर बने, अंडमान और निकोबार। अंडमान के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, निकोबार में भी द्वीप हैं। तो निकोबार के द्वीपों में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? वो पड़ता है हमारा ग्रेट निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है वो है सैडल पीक, वो पड़ती है उत्तरी अंडमान में। अगर पूछेगा निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट थुलियर को आपने याद रखना है। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार में पड़ती है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर है यहाँ के जो पूछे जाते हैं, जैसे माउंट डियावोलो, ये मध्य अंडमान में है, माउंट कोयोब ये दक्षिणी अंडमान में है, और माउंट हैरियट ये दक्षिणी अंडमान में ही पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाप्तनीय किंतु नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो इनमें से कौन सा है जो समाप्तनीय है लेकिन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोग योग्य दशा में जल, वाटर इन यूजेबल कंडीशन। जो समाप्तनीय है यानी एग्जॉस्टिबल है कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन रिन्यूएबल भी है और एक प्राकृतिक संसाधन भी है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। रिन्यूएबल क्या होता है? ऐसे संसाधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा दोबारा से बनाया जा सकता है, वो रिन्यूएबल होते हैं। तो पानी प्रकृति में दोबारा बनता रहता है, भाप बन के उड़ेगा, फिर बरसात होगी, पानी अपने आप बनता रहेगा। समाप्त यानी कि वे जिनकी मात्रा कम है, लिमिटेड है, जो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पानी है वाटर इन यूजेबल कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि फ्रेश वाटर की बात कर रहा है, तो जो साफ पानी है, पीने लायक पानी है, इस्तेमाल लायक पानी है, वो है तो प्राकृतिक संसाधन, उसको हमने नहीं बनाया है, लेकिन उसकी मात्रा लिमिटेड है। नवीकरणीय है, दोबारा बन जाएगा, लेकिन एक मात्रा है उसकी फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर हमारे पास लिमिटेड है, तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में नहीं आता? कौटिल्य यानी जो चाणक्य थे, उन्होंने 7 आवश्यक अंग बताए थे किसी भी राज्य के लिए। उन्होंने कहा था कि राज्य जो होता है एक मानव के शरीर की तरह होता है, उसके 7 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है राजा, यानी कि वहां का स्वामी। इसको कहा गया कि ये उसका क्या है? सिर है। ठीक है, फिर कहा राजा के बाद राज्य में होते हैं आमत्य, यानी जो मंत्री होते हैं या अधिकारी होते हैं, इनको कहा गया ये राज्य की आंखें हैं। इसके बाद उन्होंने कहा जनपद, यानी जो भूभाग है और वहां पे रहने वाली जनता, इसको कहा गया कि यह पैरों का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, फिर आता है चौथा दुर्ग, यानी कि किले, जिसको कहा गया कि ये हमारे आर्म्स यानी भुजाएं हैं। 5वां कहा कोश, यानी जो खजाना है, जो हमारा मुख है। 6ठा कहा दंड, या जो सजा होती है, सेना और न्याय, जिसमें हमारा मस्तिष्क है, यानी इसकी तुलना उन्होंने मस्तिष्क से करी। फिर कहा मित्र, जो हमारे कान हैं। तो ये सप्तांग सिद्धांत उन्होंने दिया कि राजा है आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो आमत्य है, दुर्ग है, जनपद है, धम इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 10 डिग्री चैनल किनके मध्य में पाया जाता है? जो 10 डिग्री चैनल है हमारा, ये मिलता है अंडमान निकोबार के मध्य में, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन कौन से अंडमान और निकोबार के मध्य में? ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला, खासकर लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला डिग्री चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है, जो इन दोनों के मध्य में पड़ता है। इसको विशेष रूप से आपने याद करना है। कई बार वो डायरेक्ट देता है कि अंडमान और निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री है। पूछेगा कौन से अंडमान और कौन से निकोबार के मध्य में, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर जो है हमारा, ये पड़ता है हिंद महासागर में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है मेडागास्कर। यह दुनिया का सबसे चौथा बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है। चौथा सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है मेडागास्कर। ठीक है, और ये कहाँ है? ये हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के नजदीक है। क्वेश्चन आता है अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर के मध्य में कौन सा जलडमरू मध्य है? तो यहां पर आता है मोजाम्बिक जलडमरू मध्य। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो चलिए इन घटनाओं को यहाँ पे लिख लेते हैं। जो खेड़ा सत्याग्रह था, ये कब होता है? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था।
दांडी यात्रा ये कब हुई थी? 1930 में होती है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। सैमन कमीशन आता है 1928 में। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था यहाँ पे, ऑप्शन सी। दंती दुर्ग एक शासक था जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना करी। मलखेड़ या मान्यखेत भी इसको कहते हैं। तो देखिए, जो दंती दुर्ग था इसने मलखेड़ या मान्यखेत में अपनी राजधानी बनाई, एक नया वंश स्थापित किया जिसे हम राष्ट्रकूट वंश कहते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। जो इसकी राजधानी थी मलखेत या मान्यखेत, वर्तमान कर्नाटक में पड़ती है। कर्नाटक एक गुलबर्गा में पड़ता है, ठीक है। ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, इसको याद करना है। राष्ट्रकूट राजवंश का ही एक राजा हुआ आगे जाके जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। इन्होंने एलोरा की गुफा संख्या 16 में एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया, कैलाश मंदिर। तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने गुफा नंबर 16 के अंदर। एक ही चट्टान को काट करके यह मंदिर बनाया गया है, ठीक है। इस वंश का, राष्ट्रकूट वंश का जो सबसे महान राजा माना जाता है उनका नाम है अमोघ वर्ष। इनका नाम आपने याद करना है। क्वेश्चन आता है अमोघ वर्ष किस वंश का राजा थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के। कन्नड़ भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध रचना भी करी थी, कविराज मार्ग। क्वेश्चन आता है कविराज मार्ग किसकी रचना है? अमोघ वर्ष की, जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया? तो 2005 में इनमें से कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? ये था घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वुमेन प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये आता है 2005 में, इसको भी याद करेंगे। बाकी के अधिनियमों की बात करें तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो था ये 2002 में आता है। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम की बात करें, ये भी 2002 में आया था। धन शोधन निवारण अधिनियम की बात करें, पीएमएलए एक्ट, ये आता है 2002 में ही और लागू हुआ था 2005 से। तो ये लागू 5 में हुआ, लेकिन 5 में आया कौन? 5 में बी वाला आया, ठीक है। भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को कुरुआ कहा गया? तो देखिए, भारत में आप जानते हैं झूम कृषि चलती है, स्थानांतरित कृषि चलती है, जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, कर्तन दहन प्रणाली। झूम कृषि का ही एक नाम है ये। झूम कृषि को ही कुरुआ के नाम से भी जानते हैं और ये नाम इससे मिलता है झारखंड राज्य में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए, झूम कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। झूम कृषि में बेसिकली होता क्या है कि जहां पर झाड़ी वगैरह है वहां पर उसको साफ किया जाता है, कुछ समय वहां पे खेती की जाती है। जब जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, दूसरी जगह पे जाके फिर वही काम किया जाता है। तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे उत्तर पूर्व के इलाकों में, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वहां पर इसे झूम खेती कहते हैं, ठीक है। झारखंड में इसे कुरुवा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में इसे बेवर या डहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोड़ू या पेंडा इस नाम से जानते हैं। उड़ीसा में इसे ब्रिंगा के नाम से जानते हैं। ब्रिंगा भी पेपर में आया है, ये भी झूम कृषि का ही दूसरा नाम है। उड़ीसा में इसको ब्रिंगा कहते हैं। पश्चिमी घाट में इसके लिए कुमारी शब्द का इस्तेमाल होता है, इसको भी याद करना। हिमालयी बेल्ट में इसके लिए खील शब्द का इस्तेमाल होता है और छत्तीसगढ़ के इलाके में इसके लिए दीपा शब्द का इस्तेमाल होता है, इसको भी याद करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारी जो सीरीज़ है जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ क्विज के डिटेल सॉल्यूशन को हम जिसमें देखते हैं उसकी 8वीं क्लास यहाँ पे कंप्लीट करी। क्विज नंबर 24 तक के सॉल्यूशन हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।